हेलो बच्चों। आज हम लोग बेटा मेजर टेस्ट 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। आइए देखते हैं बेटा कि हम लोग से क्या अप्रोच होनी चाहिए थी इन सवालों में। और आइए देखते हैं कौन कौन सा सिलेबस में क्या क्या आया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेव ऑप्टिक्स, यहाँ पे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है। और बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। अ बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्स फॉल्स ऑन अ सिंगल स्लिट जो कि 1 mm वाइड है। रिजल्टिंग fraction pattern is observed on screen 2 meter away. Calculate the distance between the first dark fringe on either side of the central, ठीक है, central fringe। ठीक है बेटा, इसको कैसे करना चाहिए था बेटा? x क्या होता है? x क्या होता है बेटा? 2 times of lambda कैपिटल D by स्मॉल d। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे आप देखो लैम्डा की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, ये रही। ठीक है, नैनोमीटर का मतलब क्या होता है आपको पता है बेटा? 10 to the power minus 9, 600 into 10 to the power minus 9। बेटा कैपिटल डी क्या होता है आपको बताइए? कैपिटल डी आपका क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, कौन सी वाली डिस्टेंस है? ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, तो 2 मीटर यहाँ पे आ गया डिवाइडेड बाय स्मॉल डी क्या है बेटा? स्मॉल डी जो होता है ना वो आपका स्लिट का वृत्त होता है। 1 mm लिखूं या फिर 10 से -3 लिख दूं, दोनों ही करेक्ट है बेटा। इसको सॉल्व करिए, 2.4 मिलीमीटर्स में आपका आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन राइट। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था बेटा, है ना। डायरेक्ट आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इन प्लेसिंग अ थिन शीट ऑफ माइका, थिकनेस दी गई है हमें, और फिर हमें क्या दिया गया है? इन द पाथ ऑफ इंटरफेरिंग बीम्स YDAC the central fringe shift is equal to। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आप क्या करो बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? म्यू माइनस 1t इज इक्वल टू क्या होगा? n टाइम्स लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लगाइए, राइट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा रीअरेंज कर लें क्या? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? म्यू माइनस 1। अच्छा, इसमें निकालना क्या रहेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब इस म्यू को आपको अलग से लेकर आना ही पड़ेगा। n लैम्डा बाई टी, n लैम्डा बाई टी। ठीक है, तो म्यू क्या हो जाएगा बेटा? n लैम्डा बाई टी प्लस 1। ठीक, अब इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी बेटा। इसमें आपको क्या करना है? वैल्यूज को पुट करना है। सो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको सॉल्व करने के बाद में 1.5 आ जाएगी। ठीक, 1.5 है बेटा, ऑप्शन ए। चलिए चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। The correct curve between fringe width B and distance between the slit S। ठीक है, सो आपको पता होगा कि जो बीटा होता है हमारा वो प्रोपोर्शनल टू 1/d होता है। ठीक, फॉर्मूला होता है बेटा ये डायरेक्ट। ठीक है, तो 1/d का मतलब समझ रहे हो आप कि ये क्या रहेगा? एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगा, है ना। पर यहाँ पे एक ही है जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिख रहा है, इसका तो वो जो है डाउनवर्ड्स है, ये अपवर्ड्स है, कॉनकेव अपवर्ड्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। काफी डायरेक्ट क्वेश्चन था ये वाला। फोर्थ देखेंगे बेटा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास में। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज ट्रैवलिंग इन vacuum enters a medium of refractive index 1.5, its wavelength in the medium will be। ठीक है, सो n क्या होता है? c बाय, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप क्या करो कि c बाय f इंटू लैम्डा लिख लो, राइट। इस तरीके से आप यहाँ तक पहुँच गए, है ना। अब n क्या हो जाएगा? यहाँ पे c का वैल्यू पुट करो बेटा, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा। अब यहाँ पे आपको लैम्डा पूछ रहा है, लैम्डा को इधर ले जाओ, C/F इंटू n। बेटा इसकी वैल्यूज को आप पुट करोगे ना तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है,
विच इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज ऑप्शन नंबर सी। देखिए सी का वैल्यू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट है, 3 इंटू 10⁸ है। एफ का वैल्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी है ना, ये दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻14। और एन क्या है बेटा, एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, 4000 आपका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ, two light rays having the same wavelength x in vacuum are in phase initially. Then the first ray travels a path L1 through a medium of refractive index N1, while the second ray travels L2 or refractive index क्या बेटा N2. The two waves then combine to produce interference. Phase difference between the two waves will be. तो बेटा ये अपना है फिफ्थ क्वेश्चन, राइट। चलिए तो करेंगे हम लोग। सो बेटा ऑप्टिकल पाथ क्या होगा इसके लिए, फर्स्ट रे का ऑप्टिकल पाथ क्या होना चाहिए, ये एन दिया हुआ है ना आपको, एन दिया है, ठीक है। सो ये होगा N1 इंटू L1, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड वाला क्या होगा, सेकंड रे ऑप्टिकल पाथ क्या हो जाएगा, N2 इंटू L2, L बेटा वो N2 इंटू L2 हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला होता है फेस डिफरेंस का, ये 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स है ना। क्वेश्चन में पूछ ही क्या रहा हमसे, ये तो पूछ रहा है फेस डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स है ना बेटा। तो 2 पाई तो वैसे ही रहेगा, लैम्डा भी कहीं नहीं जा रहा है ना। डेल्टा एक्स क्या है, इस पे इसको हटा दो आप, तो क्या होगा N1 L1 माइनस N2 L2। तो यहाँ से आपको कौन सा वाला मिल जाएगा आंसर, क्या बॉम्बे करेक्ट है, 2 पाई बाय लैम्डा करेक्ट है, ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए, 6, two coherent sources of intensity ratio beta interference, then the value of I max minus I minimum by I max plus I minimum। ठीक है, तो ये देखो आपको ये तो सो बेटा आपको ये तो पता ही है कि I max डिवाइडेड बाय I minimum क्या होता है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बाय A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ये आपको पता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपसे ये बोलूँ कि देखिए क्वेश्चन में दिया टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी रेशियो बीटा, ठीक है, मतलब इंटेंसिटीज के रेशियो हमको ऑलरेडी दिया। तो अगर मैं इसमें बेटा A1 बाय A1 प्लस A2 बाय A1 है ना, ऐसा लिख सकता हूँ। यहाँ भी क्या होगा, A1 बाय A1 माइनस A2 बाय A1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या मिलेगा सर, इससे ये मिलेगा आपको कि ये बीटा हो गया, और इससे क्या मिलेगा, ये बीटा हो गया, स्क्वायर में चल रहा, स्क्वायर में चल रहा, ठीक है, इतना मिल गया आपको। अब यहाँ से आप आई मैक्स बाय आई मिनिमम है ये, तो आई मैक्स बाय आई मिनिमम ये स्क्वायर है, ठीक है। सो आई मैक्स बाय आई मिनिमम की वैल्यू आपको क्या मिल गई यहाँ पे, आई मैक्स बाय आई मिनिमम इज इक्वल क्या है, 1 प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक, अब आई मैक्स बाय आई मिनिमम मिल गया है, तो आप एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि आई मैक्स की वैल्यू आप पुट कर दो। आई मैक्स क्या हो जाएगा, अगर इतना मिल गया है हमें तो आई मैक्स हो जाएगा ये वाला वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय आई मिनिमम। इस वैल्यू को आप आई मैक्स में पुट करो तो आई मिनिमम कॉमन आ जाएगा, फिर आई मैक्स को आप यहाँ पुट करो, आई मिनिमम कॉमन आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्या आंसर मिल जाएगा बेटा,
ऑप्शन डी मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 2√β/1 प्लस बीटा, राइट। एक काम ही करना है, क्या करना है? आई मैक्स को यहाँ पुट करना है और यहाँ पुट करना है। सो आई मिनिमम दोनों में आ गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो गया, राइट। उसको आप फिर और सॉल्व करो, स्क्वायर कर लो, ठीक है। इसीलिए आपको जो सॉल्व करने में 2√β भी आ रहा है, ठीक है। कैंसिल आउट होकर ये आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए 7th, हाँ, a plane wave front is incident at an angle of 37 degree with horizontal a boundary of refractive medium from air, that is mu equals to 1, to a medium of refractive index equals to 3/2. Find the angle of reflected wavefront with the horizontal. ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्या हुआ, एक वेव फ्रंट थी जो कि 37 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से टकरा रही थी। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ठीक है, जिसमें जा रही है वो 1.5 है। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आपको बताना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या होगा कि साइन आई बटे साइन आर की वैल्यू, ठीक है, साइन आई बटे साइन आर की वैल्यू, ठीक है। एयर तो बेटा 1 ही होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, है ना। एयर क्या होता है, 1 होता है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो इसमें आप साइन आर निकाल लो, साइन आर निकालना है हमको। तो साइन आर इधर, ये इधर, 2/3 साइन आई, ठीक, साइन आई। अब क्या है, साइन आई 37 डिग्री, कहाँ है, ये रहा 37 डिग्री। तो मैं यहाँ लिखूंगा साइन आर इज इक्वल्स टू 2/3 एंड साइन 37 डिग्री, है ना। सो साइन आर क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू, बेटा साइन 37 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 3/5, ये होती है। 3 से 3 गया, क्या मिलेगा, 2/5 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2/5। हमें आर चाहिए, हमें साइन आर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। तो आर क्या हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स 2/5 हो जाएगा। देखो जरा कौन सा वाला ऑप्शन है बेटा, मुझे तो ये दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया उसको और आंसर क्या आ गया, 2/5, साइन इनवर्स 2/5। 8 से देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 8th वाला। In YDSC, the distance between the slits is 1 mm and screen is 25 centimeter away from the slits if wavelength of the light is fringe width. बड़ा फॉर्मूला लगाना है, फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है आपसे, फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आएगा इसका डायरेक्ट। क्या होता है बीटा, क्या होता है बोलिए, बीटा होता है बेटा कैपिटल डी लैम्डा बटे स्मॉल लैम्डा, है ना, यही फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो आप, और कुछ भी नहीं करना है। कैपिटल टी क्या होता है, स्क्रीन की दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर है, मीटर में करोगे तो क्या करोगे, -2 कर दोगे, ठीक है। 6000 है, एंगस्ट्रॉम मतलब -10 होता है, और क्या बचा नीचे, स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी 1 mm, 1 mm मतलब 10⁻³ बोले 3, करेक्ट। इसको सॉल्व करो आप, 0.1 mm आ जाएगा, 0.15 mm आंसर, विच इज ऑप्शन ए, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा उसको पुट करिए आप। तो ये वाला था बेटा अपना 8th क्वेश्चन था ये। 9th, in a double slit experiment to find the separation of image of slits were found to be 16 mm, 9 mm respectively. The actual separation between the slits will be, अच्छा इमेज में जो है, इमेज ऑफ द स्लिट्स, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या करना है कि जो डी होता है ना एक्चुअल, वो होता है √of d1 एंड d2, बस यही फॉर्मूला इसमें लगेगा। जब भी आपसे क्या कहेगा कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको फाइंड करना है सेपरेशन ऑफ इमेज ऑफ द स्लिट्स, जो मिला कितना 16 और 9, तो एक्चुअल में कितना था, एक्चुअल में ये था, डी क्या हो गया, √16 मल्टीप्लाइड बाई, तो डी का वैल्यू अपना आ जाएगा यहाँ से 12 mm आ जाएगा बेटा, है ना, 12 mm, 12 mm, which is
ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा ड्यू टू अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इज थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, तो थीटा कितना दे दिया हमें? 30 डिग्री दे दिया थीटा। ठीक है, फॉर अ लाइट वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम द विड्थ स्लिट, अच्छा विड्थ ऑफ स्लिट अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? सो ये होता है n टाइम्स लैम्डा इक्वल्स टू d sin थीटा होता है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि विड्थ ऑफ स्लिट बताना है। विड्थ बताने का मतलब क्या है? स्मॉल डी होता है ना, स्मॉल डी हमेशा विड्थ होता है। सो n लैम्डा बाय sin थीटा, n लैम्डा बाय sin थीटा। ठीक, इस फॉर्मूला को लगाओ बेटा, और फर्स्ट कह रहा है, इसका मतलब n का वैल्यू भी क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक, लैम्डा का वैल्यू ये रहा, लैम्डा का वैल्यू ये रहा 5000 और sin 30। सो 1 इंटू 5000 एंगस्ट्रॉम है, माइनस 10 कर दीजिए ऊपर, sin 30 बट मतलब कितना होता है? हाफ होता है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर बेटा आ जाएगा 10 इंटू 10 टू 5 माइनस 5 सेंटीमीटर, है ना। ये 10 है, ये है 10 टू द पावर माइनस 10। चलिए 10 का क्वेश्चन भी हो गया। 11th इज हियर। ठीक, 11वां क्वेश्चन करेंगे बेटा। 11th है, if a thin mica sheet of thickness t and refractive index mu equals to 5/3 is placed in the path of one of the interfering beams as shown in the figure, then the displacement of the fringe system is। ठीक है, 2D दिया हुआ है, दोनों के बीच का गैप आपको इमेज पे देखिए 2D गैप दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे कैपिटल डी है, ये सोर्स सेकंड है, सोर्स फर्स्ट। ठीक है बेटा, तो हमें निकालना है यहाँ पे y। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो y मल्टीप्लाइड बाय 2D बाय कैपिटल डी, है ना। y इज द डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय 2D बाय कैपिटल डी इज इक्वल्स टू, बेटा ये शिफ्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। सो म्यू माइनस 1 इंटू टी से, ठीक है, शिफ्ट हो रहा है। तो आप यहाँ से क्या करोगे? y निकालने की कोशिश करोगे, क्या करोगे? सो यहाँ पे क्या है? हाँ, 5/3 दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे 5/3 पहले करके सॉल्व कर लीजिए, है ना। टी को ऐसे रहने दीजिए, और यहाँ क्या आएगा? और ये 2D नीचे, और कैपिटल डी कहाँ पे आ गया बेटा? यहाँ गया। 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। सो 2/3 क्या है? 2/3। अच्छा, और 2/3 रहेगा और 2 भी है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। आई सो y हो जाएगा यहाँ से 2/3 इंटू टी इंटू डी, और नीचे क्या है? 2 इंटू स्मॉल डी, है ना। 2 से 2 गया, टी इंटू डी बाय 3 स्मॉल डी, ये बचा। कौन सा वाला ऑप्शन मैच हो रहा है? देखिए बेटा, ए ऑप्शन मैच हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है बेटा? ए है यहाँ से, है ना। शिफ्ट हो रहा है, इसलिए म्यू माइनस 1 इंटू टी लिया। क्वेश्चन 12 ये रहा। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। Which one of the following phenomena is not explained by Huygens construction of wavefront? ठीक है, हाँ भाई, कौन कौन सा बेटा? रिफ्रैक्शन, तो डिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा। ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, नहीं, स्पेक्ट्रा का ओरिजिन ये तो हमारे हाइजेंस, इन्होंने तो नहीं बताया था। इन्होंने तो वेव फ्रंट की बात करी थी ना। सो वेव फ्रंट से हम रिफ्रैक्शन समझा सकते हैं, रिफ्लेक्शन भी समझा सकते हैं, डिफ्रैक्शन भी। ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा जो है, इसमें इन्होंने नहीं समझा, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से होगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा जो है इन्होंने नहीं समझा था, इन्होंने, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है? डी। 13th देखेंगे, 13th क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग। The dual nature of light is exhibited by, the dual nature of light is exhibited by, तो बेटा यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
डुअल नेचर ऑफ लाइट जो है वो डिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन इसमें नहीं होता, डिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे, ठीक, रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे, उसमें नहीं होता, रिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो है लाइट के डुअल नेचर यहाँ पे हमको देखने को मिल जाते हैं, राइट, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर ऑफ लाइट, हमें दो पता है। चलिए 14th क्वेश्चन, थ्योरी का बेस्ड क्वेश्चन सही वाला। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन, सो बेटा डी ब्रॉगली वेव ऑफ अ मूविंग चार्ज किस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, मास पे करता है क्या, हाँ डिपेंड मास पे करेगा, ठीक है बेटा, वेलोसिटी पे करेगा, मोमेंटम पे करेगा, है ना, डी ब्रॉगली वेव ऑफ अ मूविंग चार्ज डज नॉट डिपेंड, लास्ट टाइम पे होता है h upon p, इस तरीके से होता है ना, सो मास आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, मोमेंटम तो आ ही रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं आ रहा, चार्ज, सो इट विल नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज। इसका बेटा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए बॉम्बे बी। 15th क्वेश्चन समझते हैं। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted from a surface when photons of energy 6 electrovolt falls on its 4 electrovolt, the stopping in volts is, so v नॉट क्या होता है अपना, k max by e, बेटा ये v नॉट होता है, ठीक है, अब देखिए कि k max क्या होना चाहिए, यहाँ पे आप देखिए k max maximum kinetic of photoelectrons emitted from surface energy, this falls on its 4 electrovolt, तो यहाँ पे क्या है 4 eV आया, यहाँ क्या है E, कितना हो गया, ठीक है ना, 4 आ गया, और यही क्या होगा बेटा आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, राइट, 15 का क्या है बेटा, ये आंसर करेक्ट है। 16th, the ratio of contributions made by electric field and magnetic field component to the intensity of an EM wave is, ठीक है, so ratio बताना हमें किस किस का, contributions made by the electric field, यहाँ छोटा सा गैप होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड कंपेयर टू द इंटेंसिटी, यहाँ गैप होगा एक छोटा सा, इंटेंसिटी ऑफ एन ईएम वेव इज, ठीक है, सो यू एवरेज, बेटा क्या फॉर्मूला होना चाहिए इसका, इसका हो जाएगा हाफ बी नॉट स्क्वायर बाय, ठीक है, यू एवरेज निकाल लिया हमने यहाँ से, राइट, अब इसी तरीके से जब हम सॉल्व करके यू एवरेज निकालते हैं, इसमें देख लो आप मैग्नेटिक फील्ड का है ये किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का, और आप जब इसको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे आएगा हाफ और फिर से आ जाएगा बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट, और ये किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, ठीक है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का होता क्या है हमारे पास में, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट, है ना, चाहिए यू एवरेज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जो आएगा वो C इंटू बी नॉट आप लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, ऐसा होता है, ठीक है, और U एवरेज इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट, अब इसके जगह पे क्या आएगा C इंटू बी नॉट का क्या आएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि बेटा हमें पता है कि E इक्वल टू क्या होता है, E इंटू बी, या फिर क्या बोल सकते हैं कि E बटे बी क्या होता है, C होता है, तो वहाँ से ये आ गया, राइट, और फिर से आप इसको स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पे यू एवरेज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर इंटू बी नॉट स्क्वायर, ठीक है बेटा, इस तरीके से होता है, और हमें और क्या पता है, हमें ये पता है कि एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 1/c स्क्वायर, क्या ये सही है, तो C स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट
म्यू नॉट। अब इसकी वैल्यू को आप यहाँ प्लेस कर दो, तो यू एवरेज क्या हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक, सी स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इनटू पी नॉट। तो आप देखिए कि एप्सिलॉन नॉट चला गया और आपको यू एवरेज क्या मिल गया, सेम जो है ऊपर। तो दोनों का रेशियो क्या देगा आपको, 1:1 देगा। क्या देगा, 1:1। पूरा सॉल्व कर दिया मैंने इसको, ठीक है ना, कुछ भी नहीं छोड़ा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का तो फॉर्मूला ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कैसे बना, तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब ई नॉट की जगह पे आप क्या रख सकते हो बेटा, सी टाइम्स बी नॉट का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया, इसको सॉल्व करिए। सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। ठीक, इसको फुल प्लेस करिए, तो ये यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, हाफ, ठीक है, वी नॉट स्क्वायर वाई, ठीक है, इसको आप यहाँ प्लेस करिए, कट गया 1:1, राइट। सो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे 17th क्वेश्चन देखते हुए। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, which among the following are the true for gamma rays, which among the following is true for gamma rays, they show fluorescence, they are used in cancer therapy, they have a high penetrating power, and option D क्या है हमारा करेक्ट आंसर। भैया सब होता है, देखो ना, फ्लोरोसेंस दिखाता है वो, कैंसर थेरेपी में यूज होता है, ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। इसलिए जब ABC आ गया है तो ऑप्शन डी क्या है, ऑल ऑफ द अबव, राइट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 17th डन। बेटा 18th देखिए, 18th and the amplitude of magnetic field in a region carried by an electromagnetic wave is 0.2 mu, हाँ, माइक्रो टेस्ला। इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज नियरली, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, I इक्वल्स टू म्यू नॉट सी स्क्वायर बाय 2, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये स्क्वायर यहाँ सी टाइम्स बी म्यू नॉट का स्क्वायर, इस तरीके से होगा, ठीक है। अब इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है, ये क्या है, ये बेटा आपको बी दिया होगा, राइट। सी का वैल्यू पता है, म्यू नॉट का वैल्यू पता है, इसको आप सॉल्व करिए, इसका आंसर आ जाएगा 4.8। कितना आएगा, 4.8 वॉट पर मीटर स्क्वायर। सो ये वाला क्वेश्चन तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, इसको आप लगाइए, डायरेक्ट आंसर आपको आ जाएगा, ठीक। 18 देखते हैं, हाँ सॉरी 18 नहीं 19 देखते हैं। रेडिएशन प्रेशर ऑन एनी सरफेस is dependent of the wavelength of light used only, ये only आ गया, अदरवाइज ये भी सही चल रहा था, ठीक है। is independent of the frequency and nature of the surface, independent नहीं, independent on the nature of the source from which light is coming and on nature of surface, यहाँ पे गैप होगा, surface on which it is falling, ठीक है, ये भी नहीं होगा, इंडिपेंडेंट थोड़ी डिपेंडेंट है, इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस एंड इंटेंसिटी ऑफ द लाइट यूज्ड। यहाँ अगर ओनली नहीं लगाते ना तो फिर हमारे पास क्या हो जाता है, दो आंसर कनेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए एक आंसर कनेक्ट करने के लिए, ठीक है बेटा। सो 19 का क्या हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 देखेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, an EM wave transport energy along positive x direction, x axis, if at any instant magnetic field vector is along positive z direction, ठीक है। ये है एक डायरेक्शन, ये होगी, एक ये होगी, और एक कहाँ होगी, चलो ये वाले कौन सी बेटा, पॉजिटिव एक्स है, ये कौन सी है, पॉजिटिव वाई है, ये कौन सी, पॉजिटिव जेड है, ठीक है, ये तीन है। अब ये कह रहा है हमसे कि ट्रांसपोर्ट एनर्जी जो हो रही है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब वेव इधर जा रही है, कहाँ जा रही है वेव, जहाँ एनर्जी ट्रांसपोर्ट वही कर पाएगी जिस तरफ जाएगी,
इसलिए वेव किधर जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जा रही है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इफ एट एनी इंस्टेंट द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज अलोंग पॉजिटिव z डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ दे दिया बेटा, z पे दे दिया। ठीक है, z पे दे दिया, इसका मतलब फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, ऊपर की ओर, जो कि क्या है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, क्या है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है, राइट, इस तरीके से होता है ना, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, तीनों म्यूचुअली क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो 20 का आंसर क्या होगा बेटा, यहाँ से सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए 21 की ओर बढ़ते हुए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 जो है बेटा, द चार्ज ऑन अ पैरेलल प्लेट, द चार्ज ऑन अ पैरेलल प्लेट capacitor varies as q equals to q naught cos 2 pi। ठीक, और यहाँ पे जो है बेटी लिखा हुआ है, ओके, ये बी नहीं, करेक्ट करना पड़ेगा, अगर यहाँ भी है तो फिर यहाँ ऑप्शन में भी होना चाहिए, सही करना पड़ेगा। q इक्वल्स टू होगा q नॉट cos 2 pi ut। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, आप इसको वेलोसिटी मत समझने दीजिए, भी दिया हुआ फ्रीक्वेंसी आपका म्यू है। चलिए, तो अब ये कह रहा है कि द प्लेट्स आर वेरी लार्ज एंड क्लोज टुगेदर, द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द कैपेसिटर। बड़ा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वो कंडक्शन करंट होगा, और हमें पता है वो क्या होता है, dq बाय dt। सो एक बार अगर आपने डिफरेंशिएट कर दिया, आपको आपका आंसर देने लग जाएगा। आइए करते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जो है, एक अगर आप लोग थोड़ा सा IQ लगा लो, अगर अपना दिमाग लगा लो थोड़ा, तो इसका आंसर ऐसे ही आ गया। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, प्लस साइन होता है कि माइनस साइन, माइनस साइन, और सिर्फ एक ही ऑप्शन है इसमें माइनस लगा हुआ है, कौन सा वाला, ऑप्शन बी। तो अगर किसी को ये क्लिक हो रहा है तो उसने अपने करीबन 30 सेकंड आराम से बचा लिया है ना, पर हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं ताकि एटलीस्ट आंसर तक तो पहुंच ही जाए। आओ बेटा डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो क्यू नॉट जो है वो क्या है, बाहर है, कॉन्स्टेंट है। अब इसे डिफरेंशिएट आपको करना है ना, cos 2 बाय न्यू टी डिवाइडेड बाय डी बाय, तो आपको पता है चेन रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या आएगा 2 पाई न्यू टी एंड 2 डी, 2 पाई न्यू टी बाय डी टी, है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। सो डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा हमें। ठीक है, क्यू नॉट को आप लिखे रहने दीजिए मल्टीप्लाई बाई, बड़ा कॉस का होता है माइनस, यही तो बात कर रहे थे, माइनस साइन विद ब्रैकेट 2 पाई न्यू टी मल्टीप्लाइड बाई, बट अब यहाँ पे देखो आप, ये ऊपर के जो 3 है बाहर आ जाएंगे, 2 पाई और न्यू, और डी बाई डी टी, और डी बाई डी टी कितना होगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाएगा, इसको देख लीजिए, माइनस 2 पाई न्यू टी, है ना, टी नहीं आएगा, सॉरी सॉरी, टी तो डिफरेंशिएट हो गया, टी नहीं आएगा, 2 पाई न्यू, है ना, और यहाँ पे क्या है क्यू नॉट, एंड देन साइन 2 पाई न्यू टी। ठीक है, बिल्कुल मैच हो रहा है, ये तो है। यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है। ठीक है, 21st का बी ऑप्शन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 हमने देख लिया, आगे बढ़ेंगे। सो बच्चों आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं।
A parallel plate capacitor with plate area A and separation between the plates D is charged by constant current I. Consider a plane surface of area A by 2 parallel to the plates and drawn between the plates the displacement current through the area S. ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट आपको बताना. सो आईडी क्या हो जाएगा यहाँ से? एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ फाई ई. ठीक है, ये हो जाता है. अब यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा? फाई ई कैलकुलेट करना है. ठीक है, फाई ई क्या होता है? ई मल्टीप्लाइड बाय ई बाई टू. ठीक है, क्यों ई बाई टू क्यों लिया? क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि भाई पैरेलल प्लेट है जो कि क्या है, ई बाई टू का है. राइट. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई E. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इसको आप ना यहाँ प्लेस कर दो, तो फाई ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? E होगा पहले तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और यहाँ क्या हो जाएगा? E बाई टू. तो बेटा आपको दिख रहा होगा कि A से A चला गया, तो क्या बचा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 भी साथ में चल रहा है. ठीक है, अब बेटा इसको यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देते हैं तो ताकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट करेंट जो है वो कैलकुलेट कर लें. सो डी फाई ई की वैल्यू क्या है? डी क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक, और इसको जो है डी बाई डी टी ऑफ दिस वैल्यू क्यू बाय 2 एप्सिलॉन. ठीक है, तो बेटा एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा. डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू क्या होती है? आई होती है, और नीचे एक 2 बचा हुआ है. ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा? आई बाई टू. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं. सो बेटा आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23. इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है. ठीक है, फोकल लेंथ उसका 10 सेंटीमीटर जब हीरो होता है, इसको लिक्विड में ड्रॉप डिप करेंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? सो 1/f क्या होता है बेटा? म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2 होता है. ठीक है, सो 1/f क्या हो जाएगा यहाँ से? ये कितना है? 1.5 माइनस 1, और यहाँ पे ये चल रहा है ना. अच्छा, f की वैल्यू क्वेश्चन में दी क्या है? 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 10 सेंटीमीटर है ना. बट ये हो जाएगा 0.5, मतलब बेसिकली 1/5. तो 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू क्या आ गई? 1/5. अब आपको लिक्विड में ड्रॉप करना, सो 1/f क्या होता है? यही फॉर्मूला फिर से लगा दीजिए आप, बस ध्यान रहे लिक्विड के लिए. सो 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए आपका 1.5 डिवाइडेड बाई 2.5 माइनस 1. ठीक है, ग्लास बाय लिक्विड, और यहाँ की वैल्यू हमें शायद पता है ना, यही होगी. सो 1/f क्या हो जाएगा यहाँ से? इसको बस आपको सॉल्व करना है. 15 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 1/5. तो ये एक तो नेगेटिव साइन आएगा, ही आएगा 550. बेसिकली क्या बचा? 10 बचा. नीचे क्या बचा? 25, और 1/5 25 माइनस 25 बाय 2. क्या ऑप्शन होगा बेटा? सी. 23rd का क्या आंसर आ गया बेटा? सी ऑप्शन. ठीक है, 24th देखेंगे हम लोग. 24th देखेंगे. 24th. The radius of curvature of curved surface of a plano-convex lens is 20 centimeter. If the refractive index of lens is 1.5, then it will. तब ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा? 24th. ठीक है, आइए देखते हैं. Act as a convex lens only for objects that lie on its curved side. Acts as concave lens only for the objects that lie on the curved side. Acts as convex lens irrespective of the side on which object lies. Acts on concave lens irrespective of its side on
ऑन विच ऑब्जेक्ट लाइज। ठीक, सो 1/f क्या होता है, म्यू माइनस 1 ठीक है, इस तरीके से होता है। अब देखिए आप यहाँ पे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह दिया हुआ आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंसेज, ऐसा भी नहीं किया है कि लिक्विड में ड्रॉप किया है, एयर की बात होगी। तो 1.5 माइनस 1 कितना आ गया। अब ये कह रहा है प्लेनो कॉन्वेक्स, है ना, प्लेनो कॉन्वेक्स जिस तरीके से ठीक इस तरीके से। तो आप ये देखो कि ये वाला जो है R1 है और इसका किधर रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर आ पॉजिटिव साइड आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि 1/, क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, अच्छा R2 क्या है बेटा, ये है, और हम लोग इसको कहाँ से देखते हैं, इधर साइड से देखते हैं, अगर ये ऐसे होता तो इधर से देखते हैं। और ये क्या है, इन्फिनिटी, 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, तो ये पार्ट चला गया। तो बेटा बेसिकली एफ आ क्या रहा है, पॉजिटिव, फोकल लेंथ कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, क्या कॉन्वेक्स पॉजिटिव होता है, बिल्कुल सही। सो कॉन्वेक्स लेंस इतना तो आ गया। तो कॉनकेव लेंस जहां जहां है ना, अब ये तो बचे हैं आपके पास, कॉन्वेक्स लेंस फॉर ऑब्जेक्ट दैट लाई ऑन द इट्स कर्व्ड साइड। अरे वही तो, टोटल फोकल लेंथ ही पॉजिटिव आ गया, तो कहीं भी प्लेस करो आप, आ रहा तो उसको क्या है, कॉन्वेक्स लेंस ही जैसे एक्ट करना है। सो यहाँ पे आप देखिए कि इट acts as convex irrespective of the side on which the object lies। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक, पूरी तरह बेटा आपको मैंने समझा दिया, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 25 है कि अ कॉन्वेक्स लेंस मेक्स अ रियल इमेज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, कितना बड़ा बना दिया, 16 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑन अ स्क्रीन when the lens is shifted to new position without disturbing the object, then again 4 centimeter tall real object on the screen। ठीक है भाई, जब इसको आपने मूव किया तब भी आपको क्या मिल गई, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग मिल गई ऑन द स्क्रीन। देन द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, तो ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या होगा। सो m1 क्या बेटा, m1 क्या होता है, द हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो 16/h। अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप v बाय माइनस इस तरीके से भी लिख सकते हो ना, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि लेंस है ना। तो अगर ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस कह रहा है, तो यहाँ वाला क्या है, नेगेटिव होगा, और इधर वाला क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। तो ये माइनस साइन जो है ये यू का आ गया, m1 आ गया आपके पास में। m2 देखेंगे, m2 फिर से वही 4/h, है ना। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे माइनस u बाई वी होगा। ठीक है, माइनस क्या होगा बेटा, u बाई वी होगा। इस तरीके से चेंज करना है कि v जो है वो u हो जाए और u जो है वो v हो जाए, तभी उसी स्क्रीन पे आपको क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा, नहीं तो इमेज ही नहीं मिलेगा, है ना। अब क्या करना है, अब आपको m निकालने के लिए क्या करते हो आप, m1 इंटू m2 करते हो, यही करते हैं। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों। ठीक है, 16 डिवाइडेड बाई h मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई h, इधर क्या होगा, v बाई माइनस यू मल्टीप्लाइड बाई माइनस यू बाई। ठीक है बेटा, तो माइनस माइनस उड़ गया, यू भी उड़ गया, नहीं भी उड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। 16 × 4 का रूट, क्योंकि h² दिख रहा है मुझे तो। ठीक है, क्या ये 8 सेंटीमीटर आएगा, बिल्कुल करेक्ट, 8 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन नंबर जो 25 है, ठीक है, इसका बेटा आंसर करेक्ट क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, राइट, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या आ गया, बी आ गया।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अ लाइट रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ऑन अ ट्रांसपेरेंट सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम इफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 6 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे हैं हम लोग? 26 है ना, 26। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक लाइट रे आ रही है, इस तरीके से आ रही है, कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री बना रही है। और जब ये जा रही है तो ये कैसा बना रही है? तब ये बना रही है 60 डिग्री, 60 डिग्री बना रही है ना। कैसे जाएगी फिर? नॉर्मल से 60 डिग्री बना रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। क्या है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। चलिए, अब ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है। ठीक है भाई। तो स्टार्टिंग में इन्होंने आपको क्या कह दिया कि भाई 30 डिग्री पे आया और 60 डिग्री पे गया। क्या आ गया हमने? साइन 30 क्या होता है बेटा? आप साइन 60 अंडर रूट 3/2 कट गया। म्यू का वैल्यू क्या आएगा? 1/√3। 1 बाई क्या आ जाएगा? √3। तो म्यू आपके पास आ गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करके बताना है कि क्रिटिकल एंगल। बेटा क्रिटिकल एंगल होता क्या है? दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए? 90 डिग्री। तो फिर इसके लिए क्या होगा? साइन आई बाय साइन आर जो होता था वो अब 90 डिग्री हो गया। और यहाँ क्या होगा? यहाँ तो म्यू होगा, यहाँ तो म्यू होगा। तो अब यहाँ पे आप क्या करो? इसकी वैल्यू हमें पता है तो प्लेस कर दो। क्या वैल्यू है ना? तो साइन आई की वैल्यू क्या आ गई? 1/√3 आ गई। ठीक है। पर क्योंकि साइन 90 क्या होता है 1, अब आपसे एंगल क्रिटिकल एंगल बेसिकली पूछ रहा था, है ना। तो बेटा साइन इनवर्स 1 बाई क्या हो गया? रूट। साइन इनवर्स 1 बाई क्या हो गया? √3। तो बेटा आप देखना सी ऑप्शन जो है ना वो यही दिया हुआ है आपके क्वेश्चन पेपर में। सो क्वेश्चन नंबर 26 का सी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा। चलिए, back on track. Question number 27. Assertion. Focal length of a lens depends on wavelength of light used. ठीक बात है वैसे तो। Reason, the more the wavelength, less is the focal length. देखिए कॉचीज फॉर्मूला होता है बेटा, इसमें जो म्यू होता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। देखिए असर्शन तो करेक्ट है कि वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, ये बात सही है। फोकल लेंथ जो है डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। हाँ ये बात सही है, मतलब असर्शन इज ट्रू। रीजन क्या है? द मोर द वेवलेंथ लेस इज द फोकल लेंथ, द मोर द वेवलेंथ द लेस इज द फोकल। अच्छा ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए है। तो म्यू एक चीज तो पता चलती है कि म्यू जो है वो 1/, क्या होता है आपका? लैम्डा होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड कर गया? लैम्डा पे आपको यहाँ पे डिपेंड कर दिया। अच्छा फोकल लेंथ जो होता है, फोकल लेंथ जो होता है वो क्या होता है? μ-1 है ना, सॉरी 1/f क्या होता है? 1/r1 माइनस 1/r2 ऐसा होता है ना। इस तरीके से होता है। तो जो फोकल लेंथ है आपका, जो फोकल लेंथ है वो किस तरीके से डिपेंड कर रहा है बेटा? ये भी इन्वर्स कर रहा है। इसका मतलब f इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये देखिए आप इनवर्स है ना 1/f है, और यहाँ पे क्या है? μ-1/1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, पर ये तो इनवर्स बोल रहा है। इसका मतलब रीजन क्या हो गया? गलत हो गया। assertion is true but reason is false। so सी ऑप्शन आपका क्या हो गया? एकदम करेक्ट आंसर यहाँ से मिल जाता है। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ पढ़ते हुए। ठीक, मैच द फॉलोइंग है। चलिए, ब्लू कलर ऑफ स्काई, बताइए ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों होता है बेटा? क्योंकि लाइट क्या कर जाती है? स्कैटर। ई का क्या हो गया? आर। शाइनिंग ऑफ डायमंड। अच्छा डायमंड क्यों शाइन करेगा भाई? क्योंकि टोटल इंटरनल क्या होता है? रिफ्लेक्शन, बार बार रिफ्लेक्शन होता है, इसी वजह से क्या होता है? शाइन करता है। दूसरा भी आ गया है ना, बी का क्या आ गया बेटा? पी। इसके बाद में सी का समझते हैं।
ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। बेटा रेनबो क्यों फॉर्म करती है? रेनबो डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, क्यों? ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डी, सन कैन बी सीन आफ्टर द सनसेट। क्यों भाई, ऐसा क्या हो रहा है? बड़े रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ डी का क्या हो गया? एस। आप देखो, ए का आर, बी का पी, सी का क्यू और डी का एस। So option A is the right answer for this particular question. 29. The separation between the objective lens FO equals to 0.5 centimeter and eye lens FE equals to 5 centimeter of a compound microscope 7 centimeter. ठीक है, और where should a small object be placed so that the eye is least strained? So L क्या होता है बेटा? L हो जाएगा आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, VO plus FE 7 सेंटीमीटर। अच्छा, फोकल लेंथ ऑफ एफी क्या है ना? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस इज 5 ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? इमेज फॉर्मेशन का डिस्टेंस मिल गया। ठीक है, वी नॉट मिल गया। अब बस एक फॉर्मूला और लगेगा और आंसर हो जाएगा। एफ नॉट क्या होता है? 1 वी नॉट और माइनस 1 यू नॉट, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, 1 एफ नॉट, एफ मतलब हो गया हमारा एफ नॉट की वैल्यू एफ ही ये रहा, 0.5। ठीक है, वी नॉट की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दे ही रहा, रख दीजिए -1। बेटा यू नॉट की वैल्यू क्या होगी? कोई माइनस में होना चाहिए क्योंकि यू है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड प्लेस होगा। तो आप इसको क्या करो ना, -x ही ले लो। अब इसको सॉल्व करो तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस ही उस साइड जाएगा। सो 1/x क्या होता है? 1/0.5 -1/2। बेटा इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2/3, है ना? लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप बेसिकली वो दिया हुआ था और वहां से हमने सॉल्व कर लिया। So 30. The maximum and minimum distances of a comet from the sun are 8 into 10 meter and 1.6 into 10 meter. If its velocity when nearest to the sun is 16 meter per second, what will be its velocity in meter per second when it's farthest? But a conservation of momentum लगाएंगे, conservation of momentum लगा दो। ठीक है, मास सेम है, एक ही बॉडी का मास है, इसलिए अब वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। सो v1 इंटू r1 v2 इंटू r2 के बराबर होगा, राइट? ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस 80 मीटर्स और क्या मैक्सिमम वेलोसिटी दिया हुआ है? मैक्सिमम वाला नियरेस्ट में दिया, मतलब मिनिमम वाला दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप क्या करो ना, v1 ही रख लो, यही तो पूछ रहा है। अच्छा, v2 की वैल्यू 60 दी हुआ है और इसकी मिनिमम डिस्टेंस कितना? 16, 1.6 बेसिकली 16 होता है। 8 2 16, 8 10 0 से 0 चला गया। तो बेटा v1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपके पास में? v1 की वैल्यू क्या आ गई? 6 2 12 meter per second. So option A is the right answer for this question. Conservation of momentum. Space में तो और सही से लग जाएगा, कोई external force नहीं होता। The stopping potential for photosensitive surface is 0.6 volt when the light source is kept at a distance 30 centimeter. When the source is kept at 40 centimeter away, the stopping potential will be. बेटा V max क्या है? V max क्या है? E into V, यह है V max। ठीक है, अच्छा V max जो है इसमें बदलना उसको है नहीं। V max जो है ये तो मैक्सिमम है, ठीक है, ये नहीं बदलेगा, पर यही क्या हो जाएगा? हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा, चेंज तो होगा नहीं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा?
0.6 वोल्ट होता है बेटा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 0.6 वोल्ट होता है। 32. The photoelectric effect in a metal, the graph of stopping potential V0 versus frequency of incident radiation is shown. The work function of the metal is. ठीक है, करते हैं बेटा इसको। सो वर्क फंक्शन आपको यहाँ पे ऑफ द मेटल इलेक्ट्रो वोल्ट निकालना है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये वोल्टेज आपको दिया हुआ है और ये फ्रिक्वेंसी है, तो ये ऐसी है कि न्यू इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, राइट। सो डब्ल्यू क्या होगा? एच इंटू म्यू नॉट होगा। ठीक है, एच इंटू म्यू नॉट होगा। एच की वैल्यू होती है 6.34 10⁻34 बेटा। मिनिमम फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आप देखिए क्या है? 4। क्या मैं सिर्फ 4 लिखूंगा? नहीं बेटा, 4 इंटू 10⁻15 लिखूंगा। ठीक है, 4 इंटू 10⁻15 लिखूंगा। ये आ गया आपका डब्ल्यू। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रो वोल्ट में निकाल के दो, तो क्या करना पड़ेगा इसको? हमको हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। किससे करेंगे? 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻19 है ना, इसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ से जो है आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 16.5। ठीक है, 16.5। इसको आप सॉल्व कर लेना। 6.634 इंटू 4 इंटू 10⁻। अब आप यहाँ पे जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये तो 19 ही आ जाएगा, माइनस का 19 आ जाएगा। ठीक है, नीचे क्या है? 1.6। सो -19 ऐसे ही चला गया, तो 16 पॉइंट बी आंसर आपको मिल जाएगा। 33 क्वेश्चन देखेंगे बेटा। 33 क्वेश्चन। Two particles A1 and A2 of masses M1 and M2, where M1 is less than M2, have the same de Broglie's wavelength then. तो फिर यहाँ पे आपको बताना है कि एनर्जी में क्या रिलेशंस होगा, है ना। एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, इस तरीके से हमको यहाँ पे क्या करना है बताना। 33rd वाला क्वेश्चन देखिए। Two particles A1 A2 of masses M1 M2 have their same de Broglie wavelength. Okay. लैम्डा क्या होता है? h/p हो जाता है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में भी एक रिलेशन हुआ करता है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि सेम डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, इसका मतलब होता है कि h/p1 जो है h/p2 के बराबर है। इसका मतलब होता है कि p1 जो है p2 के बराबर है ना, ये चीज कह रहे हैं। अच्छा, m1। ओके, अब हमको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन निकालना है। सो काइनेटिक एनर्जी को आप ई से रिप्रेजेंट कर लीजिए, हाफ mv²। तो 2 टाइम्स E इक्वल्स टू P इंटू P। तो यहाँ पे P क्या हो गया? 2 टाइम्स E बाय V। ठीक, एनर्जी अब आप इसको यहाँ प्लेस कर सकते हैं। सो 2 टाइम्स E बाय E1 बाय V1, 2 टाइम्स E2 बाय V2। एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म में हमसे पूछ रहा है। अच्छा, वेलोसिटी जो v दिया हुआ है ना, ये जो v दिया हुआ है बेटा, मोमेंटम होता क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? मास। तो वेलोसिटी क्या हो जाती है हमारे पास में? वेलोसिटी हो जाती है यहाँ से मोमेंटम बाय मास हो जाती है। ठीक है, मोमेंटम बाय मास, 2 से 2 तो चला गया। तो E1 ये रहा, और ये क्या होगा? P1 M1, राइट। और यहाँ क्या हो जाएगा? M2 E2 बाय बट P1 बाई P1 इक्वल्स टू P2 हमने पहले निकाल रखा था, चलेगा, राइट।
सो बेसिकली अब हमारे पास बचा क्या है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास बचा है m1 e1 m2 e2। m2 is greater than m2 is greater than so m2 by m1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e1 by e2 हो जाएगा। ठीक, अब आप यहाँ पे ये देखो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भैया m2 बड़ा है m1 से, तो मतलब कि m2 बाई m1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 से बड़ी, है ना। तो यहाँ पे m2 बाई m1 की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है बेटा, इसके बराबर है। इसलिए इसका मतलब क्या होता है कि e1 बटे e2 की वैल्यू भी क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। तो एनर्जी ऑफ ए हैज टू बी मोर देन दैट ऑफ एनर्जी ऑफ बी। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगा, लेकिन इस तरीके से ही होगा। आपको जैसे बताया है मैंने, आप वैसे ही करिए। ठीक है, हम लोग को P1 इक्वल्स टू P2 मिला, फिर हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन से यहाँ तक पहुँचे, फिर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो P लेकर आए, P क्या है, बराबर है, इसलिए हमने क्या किया, उसको कैलकुलेट बढ़ा दिया। फिर m1 v1 m2 बाई m1 क्या है, 1 से बड़ा है, इस वजह से e1 बाई e2 भी क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब e1 इज ग्रेटर देन e2 होगा। क्या होगा, e1 इज ग्रेटर देन e2, है ना। e2 को उधर लेके जाओगे तो e1 क्या होगा, e2 से बड़ा। एनर्जी ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी, than that of B. Energy of A is more than that of B. बड़े 34 क्वेश्चन देखेंगे। सो assertion, क्वेश्चन कह रहा है assertion a double convex lens mu equals to 1.5 has focal length 10 cm. When lens is immersed in water 4/3 its focal length becomes 40 cm. क्या यही है, यही है। रीजन दिया हुआ है 1/f is mu l माइनस म्यू एम बाई म्यू एम। सही बात है, 1/r बेटा बिल्कुल करेक्ट है। देखो ये तो सही है फॉर्मूला, है ना। म्यू एल माइनस म्यू एम बाई एम होता है, ठीक है ना, उल्टा नहीं होता। क्या होता है, जो अब जिस मीडियम में रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप इसमें ना ये पुट करके देख लो जो कह रहा है, अगर आ गया तो सही। सो 1/f क्या हो गया, म्यू ऑफ द लिक्विड LAD 4/3 माइनस 1/5, 3/2 होता है बेटा 1/5, नीचे क्या आएगा 3/2 आएगा फिर से, है ना। 1/R1 माइनस 1/R2, और ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसा है। तो जब आप पहले लेंस को टच करोगे तो R1 किधर आएगा, पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड आएगा। तो 1 कितना है 40 40 10 सेंटीमीटर है, और माइनस 1/-10 ऐसे। तो इसी तरीके से आओ, इसको बेटा आप कैलकुलेट करो, ये आएगा 1/40। ठीक है, मतलब क्या आएगा, एफ का वैल्यू आ जाएगा आपके पास वो 40 सेंटीमीटर। डबल कॉन्वेक्स लेंस से पॉजिटिव ही आता है ना, जो कि दिया हुआ। इसलिए असर्शन भी करेक्ट है और रीजन उसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि 40 सेंटीमीटर लाने में किसने हेल्प करी, वही ये फॉर्मूले ने हेल्प करी। इसी वजह से क्या है, ए वाला क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा। 35 देखेंगे। असर्शन, बेटा असर्शन क्या है, असर्शन क्या है, assertion है in Young's experiment the fringe for dark fringes is different from that of the white fringe। भाई ये कोई बात सही है क्या, एक बात बताओ कि यंग्स एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, width for dark fringe is different from that of white। क्यों भाई ऐसा जो है भेदभाव क्यों होगा, क्या बिगाड़ा भाई ब्लैक और व्हाइट में। रीजन क्या दे दिया इन्होंने कि इन यंग्स द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट द fringes are formed with a source of white light then only black and bright fringes are observed। ये तो सही बात है, अगर आप कलरफुल ले लोगे तो ब्लैक और व्हाइट में तो नहीं है, व्हाइट लेना पड़ेगा तभी ब्लैक और व्हाइट में। सही बात है, ठीक है। तो रीजन तो करेक्ट हो गया, बट असर्शन क्या हो गया, गड़बड़ हो गई, गलत हो गया। सो
assertion is incorrect but reason is correct. So सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट लगता है मुझे. ठीक है, सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा. बेटा ये दोनों सेम होता है. अरे भाई आप वाइट फ्रिंज का विड्थ लोगे या किसी और का लोगे, वाइट का लोगे या ब्लैक का लोगे, क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी होता है. भाई यही तो लगाओगे, यही तो फॉर्मूला होता है. डार्क इक्वल्स टू ब्राइट, बस खत्म. तो पहला वाला तो पक्के से गलत है, दूसरा वाला एकदम सही. मतलब बात सही, रीजन तो छोड़े तो पहला ही गलत है, तो क्या ही सपोर्ट करेगा इसको, है ना. गलत को तो कौन ही सपोर्ट करता है बेटा, कोई नहीं करता, राइट. तो इस तरीके से सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया. चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 36. पेज पलट लूं मैं. 36 a thin prism P1, प्रिज्म पे आ गए हम लोग. with angle 4 degree and made of glass of refractive index 1.54 is combined with another thin prism P2 made of glass with refractive index 1.72 to produce dispersion without deviation. बहुत बढ़िया. The angle of prism P2 is, ठीक है, तो फिर आपको एंगल ऑफ प्रिज्म बताना. ठीक है बेटा, तो इसमें आप देखो ना, डेविएशन नहीं कर रहा है, डिस्पर्शन कर रहा है. तो वाला फॉर्मूला लगा, μ1 माइनस 1 इंटू A1 μ2 माइनस 1 इंटू A2. ठीक है, इसकी वैल्यूज को आप पुट कर दो. और ये जो A1 A2 है ना, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये जो ऐसे होता है ना, ये आपको 4 डिग्री दिया एक में, और एक में पूछ ही रहा है. μ1 की वैल्यू है 1.54 1 माइनस 1, और A1 की वैल्यू क्या, 4 डिग्री. μ2 है 1.72 करेक्ट माइनस 1, और A2 की वैल्यू निकालो. तो बेटा ये कैलकुलेट आप कर लो, तो काफ़ी इजी. सी आ जाएगा इसका ऑप्शन, दैट इज 3 डिग्री. इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 3 डिग्री क्या होगा, आंसर आ जाएगा. यहाँ याद रखना बेटा, यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट इतना ही था कि डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन. मतलब बेसिकली आप क्या करा रहे, डिस्पर्स करा रहे, डेविएट नहीं करा रहे. 37 कहाँ गया ये? A ray of light incident on an equilateral glass prism shows minimum deviation of 30 degree. The speed of light through the glass prism is. ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा. तो साइन क्या होता है, मतलब म्यू क्या होता है, साइन a प्लस टी बाई 2. तो यहाँ क्या होगा ना, साइन a बाई 2. यही फॉर्मूला होता है, इसमें प्लेस करिए यार. म्यू निकालना पड़ेगा ना पहले. क्यों म्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, जो अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो सी बाय वी होता है. क्या होता है, सी बाय वी होता है. आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वी बोल रहा है, तो सी बाय म्यू करना पड़ेगा. सी तो हमें पता ही है, हमेशा से एक ही वैल्यू होती है, तो म्यू निकालना पड़ेगा, वो यही से आएगा. तो म्यू क्या होता है, साइन ए प्लस बी. क्या ए लिया, इक्विलैटरल लिखा है कहीं पे, तो 60 डिग्री हो गया. 60 और 30 कितना होगा, 90. 90 बाई 2 45 डिग्री. साइन 45 डिग्री की वैल्यू हम सबको पता है. यहाँ भी क्या होगा, यहाँ साइन 30 हो जाएगा. क्यों, क्योंकि बेटा ए कितना है, 60 डिग्री. इक्विलैटरल ट्रायंगल अभी मैंने बोला था. देखिए 1 बाई क्या हो गया, √2 हो गया. 60 30 क्या होता है, 1 बाई 2 होता है. तो पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, फिर लिखता हूँ 2 बाई √2. तो यहाँ से आ गया बेटा, ये और कटेगा ना, √2 आ जाएगा. क्या आएगा, √2 आएगा. इसको वैल्यू पुट कर दो, आप बेटा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाय 1.41 भाई √2 है ना, 1.41. बट इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 2.12. क्या आएगा, 2.12 10 टू द पावर 8. चलिए अगला करेंगे 38. 38 कहाँ गया, ये. The aperture of telescope is made large too. ठीक है, the aperture of telescope is made large too. Increase the intensity, decrease the intensity, greater बड़ा मैग्नीफाई कर देगा, ये तो हो ही नहीं सकता. हाँ, लेसर क्यों भाई, हमको क्या ज़्यादा बड़ा लेंस लिया जिससे रिजोल्यूशन लेस होता है, बढ़ता है, बढ़ना चाहिए, राइट. इंक्रीज द इंटेंसिटी, बिल्कुल सही. हाँ बेटा, तो क्या सवाल बनता है एक और, कि ओवरऑल जो इमेज होती है ना टेलीस्कोप से, वो कैसी होती है बेटा, वो भी यही होती है, वर्चुअल एंड
इनवर्टेड। ठीक है, आईपीस ऑब्जेक्टिव जो बना के देता है, आईपीस उसको ज्यादा हाथ नहीं लगा, उसको वही का वही वो आगे बढ़ा देता है। तो वर्चुअल एंड इनवर्टेड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बड़ा ये वर्चुअल है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वर्चुअल है, हम किसी स्क्रीन पे नहीं देखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अपनी आंखों से ही देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास में जो क्वेश्चन आ गया है वो है क्वेश्चन नंबर 40। द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज f and the distance from the object to the principal is x. The ratio of the size of the image to that of the size of the object is, ठीक है। सब बड़ा मैग्निफिकेशन होता है माइनस एफ बाई माइनस एफ बाई एफ माइनस ई, ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में चीज लिखी हुई है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर एफ है, द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल इज एक्स, राइट। मतलब ये कि अगर मान लीजिए हमारे पास कौन सा है कॉनकेव मिरर ना, तो फिर कॉनकेव बना लेते हैं, राइट, केव सिस्टम कॉनकेव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ से ये फोकल एफ चालू होता है, एफ चालू होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल इज, मतलब डिस्टेंस जो है ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक एक्स है, ऑब्जेक्ट का एफ तक, और हमें ये पता है कि ये तो एफ ही होता है। तो बेटा यू क्या हो गया, यू हो गया एक्स प्लस एफ हो गया, क्या हो गया, एक्स प्लस एफ हो गया। अब हमको निकालना क्या, हमें निकालना द रेशियो साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज। बेटा क्या मैग्निफिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, बताओ क्या मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, क्या ये मैग्निफिकेशन लिखा हुआ है, तो फिर m में माइनस एफ रहने दो, आप यहाँ f करो और माइनस u की जगह पे क्या रख दो, x प्लस f रख दो, क्या रख दोगे, x प्लस f, तो f से f चला गया, तो बेटा क्या बचेगा, f बाई x बचेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप देखिए कि ये माइनस एक्स होगा और माइनस एफ से क्या बेटा माइनस एक्स, और यहाँ क्या माइनस एफ, माइनस से माइनस क्या एफ बाई एक्स हो गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसने सब कुछ चेक कर लिया इसमें आपका कि आपको ये मैग्निफिकेशन का ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आता है या नहीं आता है। ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा इससे, कर तो आप सकते हो बट इससे डायरेक्ट हो जाएगा। चलिए आखिरी के 10 क्वेश्चन देखते हुए 49। A prism mu equals to 1.5 has a refracting angle of 30 degree. The deviation of a monochromatic ray incident on its one surface will be, साइन का कुछ वैल्यू भी दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, डेविएशन ऑफ नॉर्मल ऑन इट्स सरफेस, नॉर्मल दिया हुआ, ठीक। तो 1 ठीक है, सो बेटा यहाँ पे क्या करना है कि लाइट रे बाहर जा रही है ना, क्या हो रहा है, डेविएशन होगा तो कब होगा, जब बाहर है ना, तो 1/μ इज इक्वल टू साइन ई बटे साइन, है ना, क्या एंगल है 30 डिग्री, रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री, असल में उल्टा, ठीक है। इसको आप एक्चुअली ऐसे लिखो, उससे क्या हो कंफ्यूजन नहीं होगा कि न्यू वन साइन आर न्यू टू साइन ई, है ना, न्यू वन मतलब ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.5, ठीक है 1.5 है करेक्ट, और साइन आर रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, न्यू टू एयर की क्या होती है 1 होती, साइन ई 1.5 साइन 30 क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया साइन ई हो गया, ठीक है। बट इसको सॉल्व करिए आप, साइन ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या यहाँ पे 0.75 हो जाएगा, क्या ये वैल्यू इसीलिए दी हुई थी आपको, तो ई का वैल्यू क्या आ जाएगा,
ई का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो ई का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1, जैसा कि ये दिया आपको 48 डिग्रीज एंड 36 मिनट, है ना। ई का वैल्यू आ गया। तो क्या सर क्वेश्चन सॉल्व हो गया? नहीं, अभी हमको पूछ रहा है द डेविएशन, ठीक है, क्या पूछ रहा है? डेविएशन ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक रे इंसिडेंट नॉर्मली। बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ठीक है। डेल्टा जो कि क्या होता है ई माइनस आर, सॉरी ई माइनस क्या होगा, आर होगा, ठीक। आर का वैल्यू कहाँ है? बड़ा बड़ा से लिखा होगा, प्लीज करो। ई कहाँ है भाई? ये रहा 48 डिग्रीज एंड 36 मिनट माइनस 30 डिग्री, तो डेल्टा क्या आ गया बेटा? 18 डिग्रीज एंड 36 मिनट। देखो भाई क्या सही आंसर है? बिल्कुल सही। 41 का क्या हो गया बेटा? ए, ठीक, स्वीट एंड सिंपल। चलिए 41 हो गया, 42 कह रहा है प्लैनेट इज ऑब्जर्व्ड बाय एन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, है ना, हैविंग an objective of focal length 16 centimeter and eyepiece of focal length 2 centimeter for the normal condition statement is true। ठीक है भाई, देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पढ़े, the distance between the objective and the eyepiece is 16.02 meter, the angular magnification of the planet is 800, the image of planet is inverted, the objective is larger than the eyepiece। ठीक है, बताइए भाई कौन कौन सा सही है? 16.02 ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस के बीच में सही बात लग रही, क्यों? क्योंकि आप देखो फोकल लेंथ दे रहा और ये रहा, क्या होता है लेंथ ऑफ द फोकल लेंथ, सॉरी लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है? यही होता है ना, एफ ओ प्लस ए पी, 16 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में 2/10, 16.02 पहला सही हो गया, ठीक है। ठीक है बेटा, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्लैनेट जो होगा ना वो आपका आ जाएगा -800, बट ठीक है यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू आपका 800। इमेज ऑफ द प्लैनेट इन्वर्टेड बनती है, वर्चुअल इन्वर्टेड बनती है, और ऑब्जेक्टिव इज लार्जर देन द आईपीस। ये बात भी सही है, किसके लिए? टेलीस्कोप के लिए। तो फिर क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे क्या हो गए हमारे? सही हो गए, ठीक है। सारे के सारे क्या हो गए बेटा? सही। एंगुलर मैग्निफिकेशन 800 आएगा, नेगेटिव साइन के साथ आता है, इसको पॉजिटिव ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम, मैग्नीट्यूड ले लो आप। चलिए 43rd, the length of the compound microscope is 14 centimeter. The magnifying power for relaxed eye is 25. If the focal length of the eye lens is 5 centimeter and the object distance for the object is, ठीक है। तो आपसे क्या बोल रहा है? अगर मुझे ये निकालना है तो ये बस ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, राइट। अब इसमें लेंथ दिया हुआ है आपको छोटी, ठीक है 14 रख दीजिए। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इफ द फोकल लेंथ ऑफ द आई इज 5 सेंटीमीटर, तो बस ठीक है, V0 प्लस 5 सेंटीमीटर, तो 9 आ गया, am I right? ठीक है, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। हमें निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब यू निकालना है, तो बस फिर। और मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, तो मैग्निफिकेशन दिया हुआ है इसका मतलब समझ जाओ कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगेगा। सो m इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास में? V0 बाई U0, रिलैक्स्ड आई बोल रहा है ना, डी बाई एफ ओ एफ ई डी बाई एफ ई, बस। अब मैग्निफिकेशन 25 दे रहा है, V0 की वैल्यू हमें 9 पता है, U0 नहीं पता, वही पूछ रहा है, ये 25 होता है। एफ ई की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में दी होगी, एफ ई की वैल्यू क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 9/5 करेक्ट है बेटा, करेक्ट है, कोई इशू नहीं। 9/5 कितना हो जाएगा? 1.8 सेंटीमीटर, राइट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 43rd हो गया। 44th, the given lens is broken into 4 parts, the rearranged, the initial focal length is f, the arrangement,
बेटा अगर हमारे पास में ऐसा है, ठीक है, लेंसेज का फोकल लेंथ एफ, इसे अगर हम लोग ट्रांसवर्स कट करते हैं तो ईच पार्ट का फोकल लेंथ कितना हो जाता है, 2f हो जाता है। ठीक है, ये पक्का आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, मॉडल में तो दिया हुआ है। कितना हो जाता है, 2f हो जाता है, हर पार्ट का इंडिविजुअल 2f हो जाता है। सो अगर ऐसा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/f प्लस 1/f प्लस 1/f, मतलब 4 टाइम्स बाय f। करेक्ट है ना? तो 4 क्या हो गया, 4 तो 4 ही रहेगा, नीचे f क्या हुआ, f को ना अच्छे से डैश कर लो, नहीं तो कंफ्यूजन। ठीक है, f डैश क्या होगा, 2f हो गया, 2। एफ ई की वैल्यू क्या हो गया, f मटे 2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 45th की तरफ बढ़ते हैं आगे। सो क्वेश्चन कह रहा है, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट द ग्लास वाटर इंटरफेस एट एन एंगल आई। ठीक है, नीचे से आ रहा है बेटा, ऊपर से नहीं जा रहा है ना, ये आई है, ये आर है, ये भी आर होगा, सेम मीडियम में सेम भी होगा। चलिए, तो निकालना क्या है, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है कि इट इमर्जेस फाइनली पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, यहाँ से पैरेलल इस तरीके से ऐसे जा रही है और पूछ रहा है हमसे द वैल्यू ऑफ म्यू जी। चलो, और यहाँ एक इंटरफेस चेंज हो रहा है और यहाँ एक इंटरफेस चेंज, यहाँ कुछ हो नहीं रहा होगा तो बताइए, बताया नहीं। तो पहले यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या है कि बाहर एयर है, अंदर क्या है, पानी है। तो 1 इंटू साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, म्यू ऑफ वाटर कितना है, 4/3 इंटू साइन आर, है ना, साइन आर, ये वाला आर ले लो, ये इंटरफेस। तो साइन आर जो आए, साइन 90 तो क्या बेटा 1 होता है, 3/4 आ गया, है ना, क्या आ गया, 3/4 आ गया। बट हमसे क्या पूछ रहा, हमसे तो म्यू जी पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ हमें एक और बार लगाना पड़ेगा, कहाँ पे, यहाँ पे। आओ करते हैं। सो म्यू जी प्रैक्टिकल इंडेक्स क्लास मल्टीप्लाइड बाई साइन आई इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई साइन आर। इसी साइन आर के लिए हमने वहां से साइन आर को निकाल लिया था। कर लो सॉल्व भाई, इसको कर दो यहाँ। तो म्यू जी की वैल्यू तो भाई नहीं पता है भाई, तो निकालनी है। साइन आई ये रहा बेटा, म्यू डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, 4/3, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, और साइन आर की वैल्यू क्या है, 3/4। बेटा 4 से 4 और 3 से 3 गया, निकालना क्या था, हमेशा याद रखो, म्यू जी निकालना था। तो म्यू जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/sin आई हो जाएगी। ठीक है, 1 क्या हो जाएगी, साइन आई हो जाएगी। 46 देखेंगे हम लोग, 46 देखेंगे हम लोग, 46 at 10 degree Celsius temperature, the de Broglie wavelength of atom is 0.4 angstrom if the temperature of the atoms increased by 30 degrees. What would be the change in de Broglie's wavelength of the atom? ठीक, आपको ये निकालना है, चलिए करते हैं। सो बेटा लैम्डा क्या होता है, h अपॉन अंडर रूट 2mq इंटू, ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला होता है, और इसको अगर मैं e के फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, 2m इंटू ई हो जाएगा, और e होता है 3/2 की टी, e क्या होता है ना, के टी। टी को आप कैपिटल कर सकते हैं। ठीक, सो यहाँ से टेम्परेचर और लैम्डा के बीच में रिलेशन देखिए, लैम्डा अगर आपने अपने यहाँ पे रखा, h क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा 3/2 के टी।
है ना, 2 से 2 चला गया, कोई दिक्कत नहीं। बस आप ये देखो कि लैम्डा और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन, लैम्डा और इसके बीच में कुछ ऐसा रिलेशन हमें मिल गया, ऐसा रिलेशन हमें मिल गया। तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, T2 बाई T1, करेक्ट। अब बेटा एक दिया हुआ है, दूसरा निकालना है, तो लैम्डा 2 निकालो आप। लैम्डा 2 यहाँ आएगा, लैम्डा 1 यहाँ पे पहले से है, ठीक है, T1 बाई T2 है। लैम्डा 1 0.4, ये एंगस्ट्रॉम में निकालना, सो हमें चेंज करने जरूरत नहीं। T1 पहले क्या टेम्परेचर था बेटा, 30 डिग्री, नहीं सॉरी 10 डिग्री, फिर बाद में क्या हुआ, इंक्रीज्ड बाय है, ठीक है, इंक्रीज्ड टू नहीं है, इंक्रीज्ड बाय है। सो ऊपर लिख दो आप 283 और नीचे लिख दो 313, है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 0.38 एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। बट क्या ये यही आंसर है, नहीं बेटा, क्या बोला है, व्हाट विल बी द चेंज। सो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, डेल्टा लैम्डा निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये कितना है 0.38, पहले क्या था 0.4, बड़ा कौन है 0.4, so 0.4 माइनस 0.4 माइनस 0.38, ठीक। तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में, अरे नहीं चेंज, बेटा डेल्टा लैम्डा निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, करेक्ट। सो ये हो जाएगा आपके पास में माइनस, ठीक है, -2 इंटू 10⁻⁻², अब करेक्ट है। सो इंक्रीज तो हुआ नहीं, डिक्रीज हुआ, यहाँ 2 नहीं है, ये गया, ये भी गया, ये भी, इसमें क्या है 2 ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है 0.38 है, यहाँ पे 0.4 है, तो 0.02, तो इसको हम दो जब खसकाएंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये जो छोटा सा करेक्शन है -2 का। चलिए, सो कौन सा वाला करेक्ट हो गया बेटा, बी। 46 का क्या हो गया, 47 देखते हुए 47th क्वेश्चन है आपके पास में। The frequency of light wave in a material is 4 into 10⁻14 hertz and the wavelength is 3000 angstrom. The refracting index of the material is, ठीक है। सो यहाँ पे वेलोसिटी होती है ना, फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा, एक तो आप ये यूज कर लो, राइट। उसके बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है आपसे ना, हाँ, तो ये होता है C/V होता है, बस बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूला। फ्रिक्वेंसी कितना रख दो भाई, 4 × 10⁻14, लैम्डा क्या है 3000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। उसको उठा के फिर यहाँ पे, अच्छा एंगस्ट्रॉम है ना, तो उसको आप एक काफ करो 10⁻−10 करके, इसे यहाँ रख दो। सी की वैल्यू हम सबको पता है 3 × 10⁻, क्या होती है 8 होती है। तो बेटा इसका आंसर करेक्ट आपके पास में क्या आ जाएगा 2.5, ठीक है। बटे कैलकुलेट कर लीजिएगा, कर लीजिएगा आपको। 48 assertion, no interference pattern is detected when two coherent sources are infinitely close to each other, मतलब बहुत ही ज्यादा, S1 S2 बहुत क्लोज, infinitely close, ठीक है। और रीजन दे रहा था फ्रेंड विद इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। बताओ कि बीटा जो होता है वो प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/स्मॉल d के प्रोपोर्शनल होता है। नाउ ये जो वैल्यू है इनफाइनाइटली क्लोज था ना, डिटेक्टेड में 2 पॉइंट्स इनफाइनाइटली क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर मतलब ये क्या बेसिकली 0, क्या है 0। सो बीटा क्या होगा, इनफाइनाइटली बढ़ जाएगा, तो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, करेक्ट। ये वाला बात तो सही, क्यों, क्योंकि द प्रिंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, यही तो फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या होगा बेटा कि assertion is true, reason is true and assertion is supporting the reason। तो क्या ए है कि बी करेक्ट है, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन, बोथ assertion is true and the reason is correct, the reason correct।
ये ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, मान लीजिए आपका आंसर बी दे रहा है ना, बॉम्बे दे रहा है आंसर, ठीक है, बॉम्बे भी करेक्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करा दूंगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन लिखे जाना, इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन करवा देंगे, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। and 50 दो बचे हुए assertion. Photoelectric effect demonstrates the varying nature of light. The number of photoelectrons is proportional to the frequency of the light. So बेटा photoelectric effect क्या है, पार्टिकल नेचर बताता है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है, पार्टिकल नेचर। इसका मतलब एक तो क्या, रीजन द नंबर ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। बेटा थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड तो करता है, ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी, करेक्ट। सो बेटा रीजन यहाँ पे होना चाहिए था कि फोटो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, दिया नहीं है। किस पे डिपेंड करते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी पे, राइट। दोनों ही क्या हो गए, गलत हो गए, तो डी जो है आपका करेक्ट होगा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या दिखाता है बेटा, पार्टिकल नेचर। सेकंड क्या है कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रोपोर्शनल टू क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं होते, इंटेंसिटी होते हैं, राइट। इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी इन अ पर्टिकुलर एरिया। 50 assertion, kinetic energy of photoelectron emitted by a photoelectric surface depends upon the intensity of the incident photon. और रीजन क्या है, the ejection of electrons from metallic surface possible with frequency of incident photon below the threshold frequency. बेटा दूसरा वाला देखो पहले, assertion छोड़ो, रीजन देखो। The ejection of electrons from the metallic surface is possible when frequency of the incident photon below threshold frequency. अरे भैया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे तो इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं निकलेंगे। थ्रेशोल्ड का मतलब ही होता है कि इससे ज़्यादा आपको एनर्जी देना पड़े, तो रीज़न तो गया, पक्के से कैंसिल हो गया रीज़न। अब ये देखो असर्शन क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted by photosensitive surface depends upon the intensity of the incident radiation. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ से, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक। बताइए एच तो कॉमन है यहाँ पे, आप मुझे ये बताइए किस पे डिपेंड कर रहा है, बताइए न्यू माइनस न्यू, बेसिकली फ्रिक्वेंसी पे, किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रिक्वेंसी पे, और ये क्या रहा है, इंटेंसिटी पे। तो असर्शन भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, तो बेटा क्या होगा, डी आंसर। सो बट आई होप यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, आई होप आपको सारे सॉल्यूशंस समझ में आए। थैंक यू।